गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने ये समझा कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन की प्रकृति क्या है और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आज हम बात करेंगे एक विद्वान हेनरी फेयोल की, जिनका जन्म 1841 में इस्तांबुल में हुआ था और ये फ्रांस की एक माइनिंग कंपनी में भी इन्होंने कार्य किया और 1916 में 1916 में अपनी किताब में प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए और प्रबंधक आज भी इनको मानते हैं और ये कहते हैं कि उनका ये सिद्धांत प्रबंधन के हर विभाग और सभी स्तरों पर लागू हो सकता है। और ये भी बात सच है कि प्रबंधकों द्वारा अपने संगठन की आंतरिक गतिविधियों को व्यवस्थित और विनियमित करने के लिए उनका उपयोग आज भी किया जाता है। तो आइए बात करते हैं हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंधन के 14 सिद्धांतों पर। उनका जो पहला सिद्धांत था प्रबंधन संबंधी, वो था कार्य का विभाजन। तो हेनरी का मानना था कि कर्मचारियों के बीच काम का बंटवारा सही होने से गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और उन्होंने कहा कि अगर काम का सही विभाजन होगा और उचित व्यक्ति को, उचित दक्षता वाले व्यक्ति को उसी के अनुसार काम मिलेगा, उसकी रुचि के अनुसार ही काम मिलेगा, तो क्या होगा कि एक तो काम अच्छा होगा और दूसरा तेज गति से होगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो अगर एक मीडिया संगठन में अलग अलग बीट के रिपोर्टर हैं, मान लीजिए कोई क्राइम कवर कर रहा है, कोई एजुकेशन कवर कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स कवर कर रहा है, अगर हम पॉलिटिक्स वाले को लगा देते हैं क्राइम रिपोर्ट करने के लिए तो शायद उतना अच्छा कार्य वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर एजुकेशन वाले को लगा देते हैं राजनीति कवर करने के लिए तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी उसमें कोई महारत हासिल नहीं है, कोई उसकी रुचि भी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से काम का बंटवारा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काम का बंटवारा सही तरीके से हो, जिससे कि उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की या उस संगठन की एक कह लीजिए कि क्वालिटी अच्छी हो और साथ ही साथ उसकी जो उत्पाद हों वो अच्छे हों गुणवत्ता में भी और तेज गति से वो कार्य कर सके। दूसरा उन्होंने कहा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्राधिकार और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी की बात करें तो हम सभी समझते हैं कि जिसके जिम्मे काम हो या उस व्यक्ति को कोई काम करना हो, ये तय हो, तो उसको जिम्मेदारी कहते हैं। लेकिन जो पहला टर्म है अथॉरिटी, उसको हमें थोड़ा, या प्राधिकार, उसे हमें थोड़ा विस्तार से समझना होगा। तो इसके लिए एक विद्वान थे मैक वेबर, उन्होंने कहा कि प्राधिकार एक प्रकार की शक्ति है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उनका कहना है कि प्रतिरोध के बावजूद एक सामाजिक सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को लागू करने की स्थिति की संभावना शक्ति है। अब इसमें जो चीज़ें आ रही हैं उस पर आइए हम विस्तार से बात करते हैं। इसमें 3 प्रमुख बात आ रही है। पहला बात है शक्ति। तो शक्ति का प्रदर्शन तभी होता है जब कोई उसका प्रतिरोध कर रहा हो, अर्थात यदि कोई व्यक्ति विरोध ही नहीं कर रहा है तो वहाँ शक्ति प्रयोग का कोई अर्थ नहीं है। शक्ति प्रदर्शन के लिए विरोध होना जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सामाजिक सीमा के भीतर, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति पर शक्ति प्रदर्शन करने लगेगा। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों, शक्ति का प्रदर्शन करने वाला और उस शक्ति को मानने वाला, किसी न किसी रूप में जुड़े हों, जैसे वो एक संस्था में काम कर रहे हों या किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हों। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि इच्छाओं को लागू करने की स्थिति की संभावना, क्योंकि यदि संभावना ही ना रहे कि उसकी शक्ति को स्वीकार किया जाएगा तो संभव है कि वह व्यक्ति चुपचाप बैठ जाएगा और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं करेगा। आइए प्राधिकार को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। और वेबर ने कहा था कि प्राधिकार के 5 अनिवार्य तत्व हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला तत्व तो वो है कि व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह जो शासन करता है। स्पष्ट है, प्राधिकार इसी के पास होगा। मतलब जो शासन करेगा या जो हाई अथॉरिटी में होगा उसी के पास शक्तियाँ होंगी और वही उसी के पास प्राधिकार होगा। दूसरा, व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह जिन पर शासन किया जाता हो। स्पष्ट है कि यही प्राधिकार को मानेंगे। अगर कोई मानने ही वाला नहीं होगा तो शक्ति का प्रदर्शन किस पर होगा। तीसरा, जरूरी है
कि शासक वर्ग शासितों के व्यवहार को प्रभावित करना चाहेंगे। स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने प्राधिकार का उपयोग सामने वाले पर प्रभाव डालने के लिए करता है। चौथी बात, उन्होंने कहा कि इस बात का भी प्रमाण मिलना चाहिए कि शासकों के निष्पक्ष आदेशों का शासितों पर प्रभाव पड़ता हो। स्पष्ट है, यदि ऐसे प्रभाव का प्रमाण नहीं मिलेगा तो शासक आदेश देना नहीं चाहेगा। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात कि जब कोई व्यक्ति इस प्राधिकार को स्वीकार करता है तो उस प्रभाव को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलना चाहिए जिसकी वजह से वे आदेश को मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी का प्रभुत्व तभी कायम रहेगा जब तक कि इसे शासितों द्वारा वैधता प्राप्त होती रहेगी। तो वेबर ने क्या किया? प्रशासन को प्रभुत्व माना है। अगर प्रभुत्व को वैधता से जोड़ा जाए तो वेबर का कहना है कि कोई संगठन या प्रशासन तभी तक शासन कर सकता है जब तक शासितों द्वारा वैध करार दिया जाए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर जैसे कुछ एक मजदूर हैं और वो प्राधिकार के द्वारा कोई उनको आदेश मिलता है और शासक वर्ग के द्वारा और उसे नहीं मानते हैं तो कभी कभी वो सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाते हैं। तो अगर उस आदेश को शासित वैध मानेंगे तभी आप कह सकते हैं कि प्राधिकार है। अगर उस आदेश को कोई मानेगा ही नहीं तो उसका प्राधिकार नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रबंधन के दो प्रमुख पहलू हैं। प्राधिकरण प्रबंधन को कुशलता से काम करने की सुविधा देता है और जिम्मेदारी उनके मार्गदर्शन या नेतृत्व में किए गए कार्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाती है। हेनरी फेयल ने जो तीसरा सिद्धांत दिया वो दिया अनुशासन या डिसिप्लिन का। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन में अनुशासन के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि अगर ज़िंदगी में खुद की भी निजी ज़िंदगी में अनुशासन नहीं है तो कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। तो अगर किसी संगठन की हम बात करें तो वहाँ पर भी अनुशासन के बिना कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता। यह किसी भी परियोजना या किसी भी प्रबंधन के लिए मुख्य तत्व कहा जा सकता है। अच्छा प्रदर्शन और समझदार अंतर संबंध प्रबंधन कार्य को आसान और व्यापक बनाता है। कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार से उन्हें अपने पेशेवर करियर में आसानी से प्रगति करने में मदद मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कर्मचारी खुद भी डिसिप्लिन में रहेगा तो आगे उसका इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ेगा, उसके चीज़ों को समझा जाएगा, उसके मेहनत को समझा जाएगा, उसके स्किल को समझा जाएगा, उसके कौशल को समझा जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संगठन में अनुशासन होना बहुत आवश्यक है और ऐसा हेनरी फेयल भी मानते थे। हेनरी फेयल ने जो चौथा सिद्धांत दिया वो था कमांड की एकता या आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। उनका कहना था कि एक कर्मचारी के पास केवल एक ही बॉस होना चाहिए या एक ही मालिक होना चाहिए जिसका कि उसे आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी में एक से अधिक बॉस का होंगे तो क्या होगा? उनके हितों में टकराव हो जाएंगे और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसके दो बॉस हैं, तो दोनों को खुश करने की कोशिश करेगा और दोनों बॉसेस में आपस में किसी हितों को लेकर टकराव भी हो सकता है। तो वो उस स्थिति में क्या होगा कि वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। वो कर्मचारी हमेशा भ्रमित रहेगा, दुविधा में रहेगा कि पहले बॉस की मानूं कि दूसरे बॉस की मानूं। तो इसमें हेनरी फेयल का कहना था कि अगर आपको अच्छा प्रबंधन करना है तो एक व्यक्ति का एक ही बॉस रहना चाहिए, एक से अधिक बॉस नहीं होना चाहिए। हेनरी फेयल ने जो पांचवी बात बोली, उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था में, संगठन में दिशा की एकता होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा जो कि भी लोग एक ही गतिविधि में लगे हैं उनका एकीकृत लक्ष्य होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी में काम करने वाले सभी व्यक्ति का एक लक्ष्य और एक मकसद होना चाहिए जिससे काम आसान हो जाएगा और निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर सभी कर्मचारियों का ये लक्ष्य होगा कि कोई भी कंपनी आगे बढ़ेगी और हम समन्वय के साथ काम करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, हमारे इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, हमें बोनस मिलेगा, हमारी खुद की प्रगति भी होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जब एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो उसमें से अगर कुछ एक यूनियन बन जाए और ये हो जाए कि भाई दूसरी कंपनियों से पैसा लेके इसको बंद कराना है या काम ठीक से नहीं करना है या काम कर रहे कर्मचारियों को भी भड़काना है कि ठीक से काम ना करें, ऐसे में कोई संगठन पनप नहीं पाता है। तो इसमें दिशा की एकता की एक ही लक्ष्य के साथ में सभी कर्मचारी काम करें, उनका लक्ष्य भी एक हो, मकसद भी एक हो, तो क्या होगा कि लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। और इसके साथ उन्होंने एक और बात भी कही इसी से जुड़ी हुई कि
सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत अभिरुचि की अधीनता। उन्होंने कहा कि हर कंपनी या संगठन का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के बजाय अगर कंपनी के हित में काम करेगा तो क्या होगा कि वो कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी में एक कमांड की पूरी श्रृंखला होती है कि भाई टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग पदों पर लोग काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हर आदमी अपने व्यक्तिगत हित के बजाय कि मैं अच्छा तरक्की कर लूँ और हमारा अधीनस्थ जो है वो तरक्की ना कर पाए, इस तरह के अगर उद्देश्य को लेकर या इस तरह की भावना को लेकर काम करेंगे तो कभी अच्छा नहीं होगा। तो कंपनी की जो पूरी श्रृंखला है या जो ऊपर से लेकर नीचे तक है वो सभी लोगों को एक तरह से काम करना चाहिए और ये सोचकर कि हमारा व्यक्तिगत हित ना हो बल्कि पूरे कंपनी का हित हो। तो एकजुट होकर काम करेंगे तो वो कंपनी तरक्की करेगी, वो संगठन आगे बढ़ेगा। एक और बात कही हेनरी ने कि पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन। उन्होंने कहा कि कंपनी को भी चाहिए कि श्रमिकों को प्रेरित करने में जो पारिश्रमिक होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पारिश्रमिक मौद्रिक भी हो सकता है और गैर मौद्रिक भी हो सकता है ना। और हालांकि ये एक व्यक्ति के प्रयासों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर तरक्की दे रहे हैं तो सबको, जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए, जो व्यक्ति कम कर रहा है उसको कम होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई पारिश्रमिक की लालच में या पैसा या गैर मौद्रिक अगर आप उसको तरक्की देते हैं आगे चल के, या उसको कोई गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं वो गिफ्ट देती हैं, वॉचेस देती हैं या और बड़े बड़े इंसेंटिव देती हैं अगर वो अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा पारिश्रमिक रखना चाहिए जिससे कि श्रमिक लोग प्रेरित होते रहें या कर्मचारी प्रेरित होता रहे, और इंसेंटिव के रूप में ये कंपनियां करती भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके हेनरी फेयल के इस सिद्धांत को कंपनियां अमल में लाती। एक और उन्होंने बात कही कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा किसी भी कंपनी में निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार प्रबंधन या कोई भी प्राधिकरण तटस्थ होना चाहिए। हालांकि यह किसी संगठन के आकार पर निर्भर करता है। और हेनरी फेयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्ता के पदानुक्रम बिटवीन द हायरार्की एंड डिवीजन ऑफ पावर। तो उन्होंने कहा कि सत्ता के पदानुक्रम और कार्य के बीच विभाजन में संतुलन होना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति को जिस तरह की आप पोजीशन दिए हैं उसी के आधार पर आपको वो कार्य उसको देना चाहिए। तो ये भी एक केंद्रीकरण की बात है। अगला जो सिद्धांत है उन्होंने कहा स्केलर चेन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हायरार्की होती है कि पदानुक्रम के चरण में शीर्ष से निम्न तक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि उसका वरिष्ठ कौन है, उसका बॉस कौन है। ये बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि अगर उसको पता होगा तो उससे संपर्क कर सकेगा, उससे संपर्क करके वो राय मशवरा ले सकेगा, उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होगा। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए कि एक न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में एडिटोरियल डिपार्टमेंट में प्रबंध संपादक होते हैं, उसके नीचे एडिटर इन चीफ, समूह संपादक, संपादक, सह संपादक, कार्यकारी संपादक इत्यादि होते हैं। तो हर व्यक्ति को अगर ये पता रहेगा कि उसे किससे राय लेनी है तो वो आसानी से उससे राय ले लेगा और उसे पता रहेगा कि हाँ किस व्यक्ति से आदेश लेने हैं, तो किसी तरह की दुविधा उसके दिमाग में नहीं रहेगी। तो उनका कहना था कि हर एक संस्थान में स्केलर श्रृंखला या स्केलर सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा कि वो व्यक्ति कोई भी दुविधा होने पर अपने बॉस से संपर्क कर सके। उसको पता होना चाहिए कि उसका बॉस कौन है। इसके अलावा 10वां है कि आदेश या ऑर्डर। तो एक कंपनी को अनुकूल कार्य संस्कृति रखने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्यक्रम बनाए रखना चाहिए और कार्यस्थल में सकारात्मक वातावरण अधिक सकारात्मक उत्पादकता को बढ़ावा देगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने रहना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कि यदि समाचार पत्र की छपाई और पैकेजिंग मशीनों को संगठन के 2 अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है, वह उस प्रेस के सुचारू संचालन को प्रभावित करेगा। तो यह सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है कि वरिष्ठ कर्मचारी अपनी सर्वोत्तम उपयुक्तता के अनुसार जूनियर कर्मचारियों के कौशल का उपयोग करते हैं। प्रत्येक मीडिया कर्मचारी को यह भी महसूस करना चाहिए कि संगठन में उसकी भूमिका कैसी है। इसके अलावा एक अन्य सिद्धांत है स्थिरता या स्टेबिलिटी का।
कि एक कर्मचारी अगर अपनी नौकरी को सुरक्षित महसूस करेगा तो वो अच्छा कार्य करेगा, उसके दिमाग पर कोई तनाव नहीं रहेगा। और अपने कर्मचारी की नौकरी को सुरक्षा प्रदान करना प्रबंधन का कर्तव्य है। अगर कर्मचारी में ये रहेगा, स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो व्यक्ति तनाव मुक्त होकर निर्बाध होकर काम करेगा। नहीं तो अगर उससे हर समय अपनी नौकरी जाने का खतरा रहेगा तो एक तो वो मन लगाकर काम नहीं कर पाएगा और दूसरा वो अन्य नौकरियां भी ढूंढता रहेगा। तो उसमें संस्थान का नुकसान ये होगा कि उस कर्मचारी ने कार्य के दौरान जितनी दक्षता या जितनी चीज़ों को वो समझ पाया है उसका फ़ायदा उस कंपनी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद दूसरी कंपनी में चला जाएगा जहाँ पे उसे स्थिरता या स्टेबिलिटी समझ में आएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक अपने कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक आप उस संस्थान को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। एक और बात उन्होंने कही हेनरी फेयोल ने कि पहल, कि प्रबंधन को एक संगठन में कर्मचारियों को पहल करने और समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या उन्हें अपनी रुचि बढ़ाने और फिर लायक बनाने में मदद करेगा। और लास्ट में जो उन्होंने कहा 14वां स्पिरिट डे कॉर्प्स, उन्होंने कहा कि यह प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रेरित करें और जिससे कि वो एक दूसरे के समर्थक बने। साथ ही विश्वास और आपसी समझ विकसित करने से सकारात्मक परिणाम और काम का माहौल बनेगा। सीधी सी बात है कि अगर आप अपने कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना विकसित करने में मदद करेंगे तो क्या होगा कि वो विश्वास और आपसी समझ से हमेशा अच्छा काम होगा। कहीं पर अगर आपस में कर्मचारियों के बीच में तनाव रहेगा या इस तरह की स्थिति रहेगी तो कभी भी काम अच्छा नहीं हो पाएगा और वो संगठन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित ये प्रबंधन के 14 सिद्धांत हैं और एक संगठन के प्रबंधन को करने के लिए इनका उपयोग खूब किया जाता है। और इसमें क्या है कि इस सिद्धांत के द्वारा जो मैनेजर है वो उस संगठन को एक अच्छे तरीके से चला सकता है, सुचारू रूप से चला सकता है। हालांकि कोई इसका सेट लैंग्वेज नहीं है, अलग अलग मीडिया संस्थानों में उसकी प्रकृति के अनुसार थोड़ी बहुत इसको चलाने में अंतर होता है, लेकिन फिर भी अगर पूरी बात कही जाए तो अपने आप में हेनरी फेयोल का सिद्धांत मील का पत्थर है और आज भी विभिन्न प्रबंधन के सभी स्तरों पर यह लागू हो रहा है, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, चाहे वो प्रबंधकीय रूप से हो, चाहे वो लिखित रूप से हो, हर तरह से वो इसको लागू करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रबंधन की भूमिका कितनी है और प्रबंधन का ये सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में आपने जाना हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंधन के लिए दिए गए 14 सिद्धांतों की। आगे की क्लास में हम बात करेंगे मीडिया कन्वर्जेंस के ऊपर और जानेंगे कि मीडिया कन्वर्जेंस क्या है और ये किस तरह से काम करता है।